हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, प्रिलिमिनरी सेक्शंस हमारे सेक्शन 1 to 4, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा। और अब हम देखते हैं राजस्थान एपीओ के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है, उसमें आगे के सेक्शंस आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 of the relevancy of facts, सेक्शन 5। देखिए, इसका टाइटल है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दो चीजें दी हुई हैं, फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। क्या बता रहा है कि हमारा जो एविडेंस है वो दो चीजों से रिलेटेड दिया जाएगा, फैक्ट इन इशू का और जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं उनका दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि ये जो सेक्शन 5 होती है ये क्रोड ऑफ एविडेंस है। मींस ये सेक्शन धुरी है एविडेंस की, क्योंकि ये बता रहा है, क्लियर कर रहा है, डाउट क्लियर कर रहा है कि हमें कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में देने होंगे जो कि मान्य होंगे। तो यहाँ पर ये सेक्शन 5 ये यही बता रहा है कि फैक्ट इन इशू या और रिलेवेंट फैक्ट के सिर्फ एविडेंस दिए जाएंगे और एविडेंस नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख लीजिए एक, जैसे कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या हो गया कि ए ने बी को एक डंडे से, लाठी से पीटा। ए ने बी की डेथ कॉज की बाय सच बीटिंग, उस उसकी पिटाई से ही बी की डेथ हुई। तो ये क्या हो गया, फैक्ट इन इशू। ठीक है, और ये फर्स्ट हमारा है कि फैक्ट इन इशू है। सेकंड हमारा क्या हो गया कि रिलेवेंट फैक्ट भी ये हो गया कि उसकी पिटाई से ही बी की डेथ कॉज हुई। ठीक है, और ए की इंटेंशन थी या नहीं थी। देखिए, इंटेंशन जो होती है उसकी कोई हम डायरेक्ट एविडेंस तो दे नहीं सकते, लेकिन उसका हम रिलेवेंट कुछ हम एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि हो सकता है दोनों का आपसी कोई विवाद चल रहा हो, दोनों में किसी प्रकार का तनाव रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ए ने बी की पिटाई की, जिससे बी की डेथ हुई। तो ये क्या हो गया, रिलेवेंट फैक्ट हो गया। और इसका भी हम यहाँ पर एविडेंस दे करके प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिलेवेंट फैक्ट है और ऐसा था, इसलिए ए ने बी की डेथ की। ठीक है, आप जो है इसका अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही किसी घटना में जब एक ऑर्डर से कुछ एक्ट हुए हों, ठीक है, उस एक ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई एक इंसिडेंट होने में, तो वो सारे जो हमारे एक एक घटनाएं हुई हैं, वो जो फाइनल हमारा जो एक्ट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है,
ये सारे जो छोटे छोटे हमारे इंसिडेंट हुए थे, ये क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे उस फाइनल एक्ट या इंसिडेंट के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक सेक्शन रीड कर लेते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time, same place, or at different time and different places। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं ना, वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से। ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट जो जुड़े हुए हैं फाइनल इंसिडेंट से, वो खुद तो फैक्ट इन इशू नहीं है, बट वो पार्ट हैं उस फाइनल इंसिडेंट का जो कि रिलेवेंट होते हैं। और चाहे तो वो उसी जगह पर हुए हो, उसी समय पर हुए हो, या डिफरेंट जगह पर या डिफरेंट प्लेसेस पर हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्चे। ये लैटिन वर्ड्स हैं। रेस मीन्स होता है मैटर और थिंग, एंड जेस्चे मीन्स होता है कनेक्टेड, अ सीरीज ऑफ एक्ट विच आर कनेक्टेड। तो ऐसे थिंग्स जो कि कनेक्टेड होते हैं कॉल्ड रेस जेस्चे। ठीक है, यहाँ पर ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द by standards at the beating or so shortly before or after it as to part of the transaction is a relevant fact। ए क्या है, एक एक्यूज्ड है बी का मर्डर करने का, उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि उसने बीटिंग पिटाई करके बी की हत्या की है। तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, जो भी ए और बी ने और जो उनके अगल बगल लोग खड़े थे, उन्होंने पिटाई करते समय या उसके पहले या उसके बाद जो भी चीजें कही, ठीक है ना, या की, सेड और डन, वो क्या हो गई, वो जो फाइनल हमारा इश्यू हुआ, उसका मर्डर कॉज हुआ, वहां पर उस इंसिडेंट पे जो भी घटना घटी, वहां ए और बी ने एक दूसरे से जो भी कहा किया, अगल बगल खड़े लोगों ने जो भी कहा किया, घटना होने के पूर्व और घटना होने के बाद, वो सारी छोटी छोटी जो हमारे इंसिडेंट हैं, वो हमारी फाइनल इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे छोटे छोटे जो हमारे इंसिडेंट हैं वो कहलाएंगे रेस जेस्चे, और वो रिलेवेंट होंगे। इसमें केस है सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार, रतन वर्सेस क्वीन। ठीक है, और आर वर्सेस फोस्टर।
ये केसेस हैं, या आप नोट कर लीजिए। ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि प्रेजुडिस से कौन कौन से केस रिलेटेड हैं। या केस दे देगा, पूछ लेगा कि दिस केस इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। तो इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। इलस्ट्रेशंस हैं ये, इसको आप रीड कर सकते हैं एक बार। देखिए अब आते हैं सेक्शन 7, फैक्ट्स विच आर द occasion, cause और effect of the fact in issue। ठीक है, यहाँ पर तीन टर्म ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है। ऐसे फैक्ट जो कि हो, क्या हो, ओकेजन हो, कॉज हो, इफेक्ट हो, फैक्ट इन इशू। तो हमारा मेन फैक्ट इन इशू है ओकेजन, मीन्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कॉज मीन्स क्या कारण हुआ, इफेक्ट मीन्स कि वो घटना होने के बाद इफेक्ट भी क्या पड़ा। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये भी रिलेवेंट हैं और इनके एविडेंसेस दिए जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स under which they happened or which ordered an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखिए क्या दिया हुआ है कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, या तो लगातार, तुरंत, डायरेक्टली उससे, इन तीनों से रिलेटेड हो, या उनसे रिलेवेंट भी हो, इनडायरेक्टली हो, बट ये सेंस आ रहा हो कि ये कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा एक इसका। इसमें अक्सर प्री में ये पूछ लेते हैं कि सेक्शन 7 में क्या क्या जो है ऑप्शन दे देंगे, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट जो है इनमें से कौन सा सेक्शन 7 में नहीं कवर होता है या कवर होता है, या सेक्शन 7 में क्या रिलेवेंट है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 8, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे भी तीन टर्म्स दिए हुए हैं जो कि रिलेवेंट होते हैं। पहला क्या है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। ठीक है, मोटिव मीन्स ऐसा, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ऑफेंडर को वो चीज करने के लिए प्रेरणा मिली। प्रेरणा पॉजिटिव वर्ड है, बट निगेटिव सेंस में इसको ऐसे लेंगे, क्या ऐसा कारण बना जिसकी वजह से ऐसा ऑफेंडर के मन में आया कि अब ऐसा ऑफेंस उसे करना पड़ा या उसने किया। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन्स कि उसने ऑफेंस करने के लिए जो भी प्रिपरेशन पहले से उसने तैयारी की, जैसे उसको किसी को पॉइजन देना है तो वो मार्केट गया, उसने पॉइजन खरीदा, उसको ले आकर के उसने उसको किसी फूड आइटम में उसने
मिक्स किया या किसी वाटर या किसी लिक्विड जो कि हाँ उसे देना हो विक्टिम को, उसमें उसने डिसॉल्व किया, इस टाइप से ये क्या हो गई प्रिपरेशन। या फिर उसे किसी को शूट करना है तो वो गन लेने गया किसी से, उसने किसी के घर से, या उसके घर में गन थी तो उस वो निकाला, उसको अरेंज किया, ये सारी चीजें प्रिपरेशन। और देखिए यहाँ पे कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स उसका आचरण, और आचरण प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, उस इंसिडेंट के पहले का भी उसका आचरण कंडक्ट, और इंसिडेंट होने के बाद का भी कंडक्ट। जैसे कि पहले का कंडक्ट कि वो किसी तैयारी में लगा था 2 दिन से, लोग देख रहे थे कि ये जो है जो है पॉइजन खरीद रहा है, पॉइजन के बारे में सर्च कर रहा है, उसका कंडक्ट ऐसा था। और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया जैसे कि किसी ए ने बी को शूट किया और शूट करते ही वो भागा वहां से, पुलिस देखते ही भागा, तो ये क्या हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कि उसका आचरण वैसा है। तो ऐसे फैक्ट मैंने जैसे एग्जांपल्स में बताएं, इस तरह के फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं, इनको एविडेंस में माना जाएगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन और फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि एक्सप्लेनेशन जो है इम्पोर्टेंट है आपके प्री एज वेल एज इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन वन जो है ये कंडक्ट को लिमिट लिमिट कर रहा है, उसकी लिमिटेशन बता रहा है कि the word conduct in this section does not include statement unless those statement accompany and explain acts other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of a statement under any other section of this act। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट कंडक्ट नहीं माना जाएगा, बट ऐसे स्टेटमेंट जिसकी वजह से कंडक्ट पे असर पड़ रहा हो, वो कंडक्ट क्या होंगे रिलेवेंट होंगे। जैसे कि दो लोग लड़ रहे हैं और ए बी से कुछ कह रहा है, तो बी का कंडक्ट उस हिसाब से बदल जा रहा है। तो वो स्टेटमेंट, जैसे कि ए ने उकसाने के लिए कुछ कहा, कोई स्टेटमेंट कहा जो कि उसको प्रोवोकेशन दे रहा है बी को, वो स्टेटमेंट उसकी वजह से बी के कंडक्ट में चेंज आएगा, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा कंडक्ट माना जाएगा और वो रिलेवेंट हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन वन हो गया। और एक्सप्लेनेशन टू क्या बता रहा है, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। और ऐसा कंडक्ट क्या होगा रिलेवेंट, कब होगा रिलेवेंट, जब उसको बोला गया हो, मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, उसको बोला गया और उसने सुना हो और उसके सुनने की वजह से उसके कंडक्ट में चेंज आया हो, तभी वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। ये एक्सप्लेनेशन टू है। ठीक है, यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन से इसको और समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। ए स्ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी, एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए by threatening to make his knowledge public are relevant।
ये जो सेक्शन है ये हमारा किससे रिलेटेड है? मोटिव से। ठीक है, उसको पता था, उसने उससे पैसे लिए हैं और वो उसको थ्रेट कर रहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो जो है जानता था कि उसने मर्डर किया है और वो उससे पैसे निकलवाने के लिए बोल रहा था कि मैं इस बात को लोगों में बता दूंगा। तो वो उसको डरा रहा था, जो उसको मोटिवेट कर रहा था कि नहीं दोगे पैसे तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये क्या हो गया? मोटिव हो गया जिसकी वजह से उसने डेथ कॉज किया। ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सेक्शन 8 हो गया। अब देखते हैं सेक्शन 9। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो कि जरूरी हैं एक्सप्लेन करना या इंट्रोड्यूस करना, उन रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करिए या इंट्रोड्यूस, उनको मतलब उनको के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग ध्यान देंगे, और ये भी अक्सर प्री एग्जाम में इनमें से कोई एक पॉइंट पूछ लेगा कि कौन सा सेक्शन 9 में नहीं कवर होता है। तो यहाँ पर जब अभी हम रीडिंग करके देखते हैं, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? फैक्ट्स जो कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को, जो कि सपोर्ट और रिबट, ठीक है, एन इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू। ऐसा कोई निर्णय जिसको जिनको या तो वो सपोर्ट करते हैं उनके फेवर में हो या फिर उनको रिबट करते हैं, उनको डिनाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 हमारा। और क्या है? विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान बताते हो किसी तरीके से, उसको इंट्रोड्यूस करते हो। फिर उसके बाद हम अब क्या देखते हैं? और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू रिलेवेंट हैपन। ऐसा टाइम और प्लेस जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, यानी कि जहां, और रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं, यानी कि जहां पर हुआ हो ऐसा, जिस प्लेस पर फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, वो टाइम और वो जगह। नेक्स्ट क्या है? which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted। क्या क्या है? relation between the parties are relevant in so far as they are necessary for the that purpose। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? रिलेवेंट हैं अगर उस पर्पस को वो एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी माने जाते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे शॉर्ट में क्या क्या पॉइंट है। यहाँ पर फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस। सेकेंड, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। थर्ड, टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड। रिलेशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं सेक्शन 9 में जो कि रिलेवेंट हैं, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, और इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करके हम यहाँ पर एविडेंस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं।
अब एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये हमारा सेक्शन 9 में कवर होता है, अक्सर पूछ लेता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड फॉल्स अंडर विच सेक्शन। तो यहाँ पर आंसर होगा सेक्शन 9। यहाँ पर दिया हुआ है ना, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, ठीक है ना। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों करते हैं? फॉर कोरोबोरेटिंग एनी पर्सन, और या फिर पुलिस ये जांच करने के लिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं। ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं है, बट ये है कि इसको करा करके एक कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है, या हम किसी को अक्यूज समझ रहे हैं तो किसी को कोई एक व्यक्ति हो या कुछ लोग हो जिसने कि अक्यूज का चेहरा देखा हो, हाव भाव देखी हो, फोटो देखा हो, सिग्नेचर देखा हो, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ हमारी जो ये जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस ये निष्कर्ष निकालती है कि हाँ ये हमारी सही दिशा में चल रही है, और एज इट सेल्फ इट इज नॉट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। इलस्ट्रेशन आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अब आइए सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉन्स्पिरेटर्स मींस हिंदी में होगी इसकी षड्यंत्र करना। तो इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, कोई एक इंसिडेंट के लिए उन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी की, कुछ प्लान किया, षड्यंत्र किया। षड्यंत्र दो या कॉन्स्पिरेशन के लिए टू और मोर देन टू पर्सन होने चाहिए। तो कुछ कोई घटना कारित करने के लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। तो उस दौरान दोनों ने आपस में जो भी प्लानिंग की, कहा सुना, जो भी प्रिपरेशन की, वो सारी चीजें क्या होती हैं? रिलेवेंट। यही सार है, एसेंस ऑफ दिस सेक्शन 10। और इसको हम एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Where there is reasonable ground to believe that two or more person, देखिए यहाँ पर आ गया two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done, or written by any one of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact, and against each of the persons believed to be so conspiring as well for the purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party of it। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये प्रूफ करके कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो इनसे दो हम लोगों को पॉइंट प्रूफ करने होते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हाँ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। कॉन्स्पिरेसी का कोई डायरेक्टली तो एविडेंस नहीं होता, इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही प्रूफ किया जा सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि हाँ उन्होंने आपस में कुछ बात की, कुछ तैयारी की, तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि पता चल जाएगा कि हाँ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, ठीक है। और क्या सेकंड पॉइंट? पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी इट, और ये भी बताता है कि हाँ कॉन्स्पिरेसी दोनों ने की, और दोनों क्या है? पार्टीज भी हैं, और
दोनों ने मिलके जो एक्ट किया या कॉन्स्पिरेसी की, दोनों ही लायबल होंगे उस एक्ट के लिए। कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइंड है? कॉन्स्पिरेसी डिफाइंड है सेक्शन 107 पार्ट 2 एंड 120A ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आप एक बार ध्यान से दे लीजिएगा, और पनिशेबल है 120B में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 11, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स इररिलेवेंट। देखिए सबसे पहले तो ये जो है इसे रेजिडुअरी सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेजिडुअरी सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा कोई भी फैक्ट्स जो कहीं पे हमें जिन्हें हम किसी सेक्शन के अंडर में फॉल नहीं कर पा रहे हो, जो कि रिलेवेंट ना हो, उन्हें सेक्शन 11 में ला करके रिलेवेंट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे रेजिडुअरी सेक्शन भी बोलते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे फैक्ट जो कि रिलेवेंट तो नहीं थे उस फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से, बट वो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि वो रिलेवेंट लग रहे हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्ली ऑफ एलिबी, ठीक है। एलिबी मीन्स, एलिबी इज अ लैटिन वर्ड which means elsewhere। तो सेक्शन 11 में ये प्ली ऑफ एलिबी का प्रिंसिपल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्ली ऑफ एलिबी के सेक्शन से रिलेटेड है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक बार सेक्शन की रीडिंग कर लेते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे आर इन inconsistent with any fact in issue or relevant fact, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or important। इस दो essentials हैं। फर्स्ट essential क्या है कि वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है कि वो अदर फैक्ट से इस प्रकार से रिलेटेड होने चाहिए कि वो फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या और रिलेवेंट फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल या तो असर्ट करते हो या तो डिनाई करते हो। देखिए इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। The question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that on that day the fact that on that day A was at Lahore is relevant। देखिए सबसे पहले तो ये इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से कि ए ने क्राइम किया या नहीं किया। ए कहाँ तक? लाहौर में था। बट ये देखिए ये बता रहा है, प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है एल्सवेयर। वो क्या बता रहा है कि जब ए जो है लाहौर में था तो वो कैलकटा में उस दिन कैसे क्राइम कमिट कर सकता है। तो ये क्या हो गया? रिलेवेंट हो गया। अदरवाइज ये इररिलेवेंट फैक्ट था, बट लेटर इट बिकेम रिलेवेंट टू द फैक्ट इन इशू। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्ली ऑफ एलिबी
वही प्रूफ करेगा जो उसका डिफेंस ले रहा हो, यानी कि जो बता रहा हो कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, उसको ही प्रूफ करना होगा कि वो वहां पर नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत आसान शब्दों में विथ एग्जाम्पल्स ये क्लियर करने की कोशिश की है। और अब जो है, आज हमने देखा सेक्शन 5 to 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। ये हमारा अभी तक का राजस्थान एपीओ के सिलेबस में जो भी सेक्शंस हैं वहाँ के अकॉर्डिंग ये अभी तक का हमारा लेक्चर है। और आगे के जो हमारे सेक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।